कल पढ़ा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको क्वेश्चन रीड करके आने को कहा था ताकि उसमें से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है ना वो अपन डिस्कस कर सकें। बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें तो, और जो सिंपल नहीं है, जो आपको गलत गया आपके एक बार में, वो आप पूछ सकते। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बेसिक रूल जिसके ऊपर ये क्वेश्चन सारे बेस्ड होते हैं कि असेट को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले जो भी खर्चा होता है असेट की वैल्यू ऐड हो जाता है। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, कोई डाउट है किसी? फिफ्थ वाला पॉइंट, फिफ्थ से पहले कुछ कोई डाउट? फोर्थ और सेकंड, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉल्स। वर्किंग एक्सपेंसेस को वो जेरोक्स मशीन वाला पॉइंट कि आपने जो अमाउंट स्पेंड किया है उससे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन अब 100% तो क्या होगा, ये डिपेंड करता है जो आपने अमाउंट स्पेंड किया है उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने टाइम के लिए कम हो रहा है। अगर सिर्फ करंट ईयर के लिए ही कम हो रहा है तो फिर वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और नहीं नेक्स्ट ईयर भी मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो फिर वो क्या है मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जाम्पल कि पहले मैं वाटर कैंपर्स मंगाता था जिसके 20 रुपीज़ पर कैंपर लगते थे। अब मुझे लगा यार ये तो बहुत महंगा पड़ता है, एक काम करते हैं वाटर कूलर खरीद लेते हैं, वाटर प्यूरीफायर लगवा लेते हैं, एक बार में 20,000 का खर्चा होगा लेकिन हमेशा का खर्चा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मैंने जो अमाउंट स्पेंड किया इसलिए करा, मैंने कहा वर्किंग एक्सपेंडिचर कम करने के लिए, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फीस to defend a suit claiming that false pesticide belong to plaintiff land is capital expenditure, false। मेरी जमीन है, ऑलरेडी मेरी है, अचानक से किसी ने कब्जा केस कर दिया कि नहीं नहीं ये जमीन आपकी नहीं है, मेरी है। अब अपने टाइटल को बरकरार रखने के लिए मैं जो लॉयर्स की लीगल एक्सपेंस कर रहा हूँ ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। क्यों सर? तो रूल ये कहता है कि आपने जमीन एक्वायर करी, एक्वायर करते ही किसी ने केस कर दिया हो और अब आप उसको अपना बनाने के लिए खर्चा कर रहे हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये जो केस हो रहा है इससे आपका टाइटल और बेटर हो जाए। लेकिन ऑलरेडी जो चीज़ मेरी थी उसके ऊपर अब 10 बार केस हो, वो चीज़ मेरी है, टाइटल मेरा ही है, तो अब इस लीगल एक्सपेंसेस को इंकर करने से मेरे ओनरशिप में, मेरे टाइटल में कोई फर्क नहीं आएगा, उस एसेट की एफिशिएंसी में, कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो फिर ये मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर भी पूछा है आप लोगों ने, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स। किसी मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया, उस पार्ट को अपन क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो वही पल्सर वाली कहानी है, पल्सर का इंजन खराब हो गया, वापस से इंजन किसका लगा दिया, पल्सर का, तो एफिशिएंसी क्या हुई, मेंटेन हुई, तो क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, लेकिन इंजन किसका लगा लिया, हायाबुसा का, वर्न आउट जो रिप्लेस किया वो अपग्रेडेड कैपेसिटी वाला रिप्लेस किया, तो फिर क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। 6, 7, 8 कहीं किसको उठाओ, आरुषि को पढ़ के आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एनी डाउट? कौन कौन पढ़ के नहीं आया, खड़े हो जाओ, ये तो पढ़ के नहीं आया, ये सवाल आज की सवाल ठीक है, अभी भी पढ़ नहीं सर, अभी आके एक इलस्ट्रेशन देख लिया मैंने, ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, जो पढ़ के आया वो डाउट पूछेगा। और illustration number 2 of 4, money paid to MTNL 8,000 for installing telephone in an office, revenue expenditure बोला हुआ इसको, इसको एक्सपेंडिचर ही नहीं बोला हुआ, डिपॉजिट बोला हुआ इसको। यानी इसमें आप सर्कल मार्क कर सकते हो क्योंकि ये पूरी कहानी आपको बताती है और इसका आंसर जो है वो असम्पशन पे बेस्ड है। हमने इंस्टॉलेशन का जो पैसा दिया है 8,000 रुपीज़,
वो कह रहा है ये ओवर द पीरियड हमारे बिल्स में से क्या कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो ये बात तो उसने हमसे क्वेश्चन में पता ही नहीं क्यों। अगर ऐसी बात है तो फिर हम कहेंगे कि इट इज मेड योर डिपॉजिट, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। और आगे आने वाले इलस्ट्रेशन में आप बहुत बार ऐसा पढ़ोगे कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करा रहे हैं किसी डिपार्टमेंट के पास, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो हम आंसर देंगे हमारे लिए एक्सपेंडिचर है ही नहीं, ये तो हमें पैसा क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। सेम तरीके से 8,000 रुपीज जो हमने जमा कराए हैं, ये अगर आगे एडजस्ट हो जाएंगे तो अभी जब हम जमा करा रहे हैं तब ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, जब ये एडजस्ट हो जाएंगे तब ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और कोई इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कोई पॉइंट रेवेन्यू रिसीट का कैपिटल शीट में। सेकंड, expenses in connection with obtaining a license for running the cinema worth rupees 20,000. During the course of the year, the cinema company was fined 1,000 for contravening rules. Renewal fees 2,000 for next year also paid. तो 20,000 जो है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद जो फाइन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रिन्यूअल फीस जो है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, रिन्यूअल फीस नेक्स्ट ईयर के लिए पे करा है तो ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और कोई पॉइंट जोर से बोल रहे, और जोर से बोल, और जोर से बोल। मेरी मम्मी से लड़ाई होती है घर पे, होती है तो मम्मी को कितनी जोर से बोल, कितनी जोर से बोल, कितनी नसीब वाली है। फायर इंश्योरेंस 1,000 पेड ऑन 1 October for 1 year। अरे ये तो 11th क्लास का जनरल एंट्री वाला एडजस्टमेंट है यार, कि हमने 1,000 रुपीज जो पे किए वो 1 October को पे किए और वो 1 साल के लिए पे करें, तो अक्टूबर से मार्च तो 6 महीने तो इस साल में कवर होंगे, 6 महीने अगले साल में कवर होंगे, तो जो 6 महीने अगले साल में कवर होंगे वो क्या माने जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, बाकी का 6 महीना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। अगला और कोई पॉइंट नहीं, illustration number 4 में कोई पॉइंट। सेकंड, inauguration expenses 25 lakh incurred in the opening of new manufacturing unit in an existing business। क्या बोला इन्होंने, डेफर्ड रेवेन्यू बोला कि कैपिटल बोला, रेवेन्यू बोला। साफ साफ मना कर दिया, दिस एक्सपेंडिचर इज इन नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज द एक्सपेंडिचर मे नॉट जनरेट एनी enduring benefit to the business over more than one accounting period। अब ये पर्सनल जजमेंट है, बहुत सारे ऑथर्स ये बोलते हैं कि अगर आपने इनॉग्रेशन पार्टी बहुत ग्रैंड की है, ठीक है, तो ये लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, और आप अगर खर्चे का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान सकते हो कि जो मैंने खर्चा किया है उसका बेनिफिट मुझे समहाउ नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। लेकिन ये बुक किसकी है, आईसीआई क्या है हमारा, माई। अगर उन्होंने बोल दिया इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस क्या है रेवेन्यू, तो फिर वो कोई कुछ भी बोले ये हमारे लिए क्या माना जाएगा, रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। ठीक है, रीजन भी दे रहे कि इनॉग्रेशन पार्टी है तो बेनिफिट इसी साल में मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, हम ये मानते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहेंगे। माई बाप आप मानते हो तो जो आप मानते हो वो हम मानते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कोई डाउट, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में भी और कोई पॉइंट, 5 में कोई डाउट, पढ़ के आया हो आप लोग 5, हाँ 6 में नहीं, सिंपल था, खत्म हो गया चैप्टर। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, पॉज कर बेटा, 1 2 3 स्टार्ट। जिंदगी सवार तू एक नई बहार तू, क्या चमत्कार
या हेलीकॉप्टर, ओ मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अप्पू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, may God bless you, may God bless you dear अप्पू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या कहेंगे चॉकलेट लेके आना सबके लिए, इतनी मेहनत कराई है, चल पॉज करो डाउन। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन, आएगा गुड मॉर्निंग का लेक्चर का स्टार्ट कर चुके हैं। अपूर्व वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज हम नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर यूनिट 5 पेज नंबर 1.70 कंटीजेंट असेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पेज नंबर 1.71, उसमें आपको कंटीजेंट लायबिलिटी की ए और बी डेफिनेशन दे रखी है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, हम एक वर्ड में समझते हैं, डाउटफुल लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है कि मुझे पैसे दे रहे हैं, ऐसी लायबिलिटी कि मुझे पैसे देने हैं कि नहीं देने, ये अभी कंफर्म नहीं है, देने पड़ भी सकते हैं और मैं बच भी सकता हूँ, तो इसको अपन बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। अब यार आपको समझाने के लिए जब आप छोटे होते हो तब इतनी डेफिनेशन काफी होती है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट में कैसे प्रूव करोगे पैसे देने पड़ भी सकते हैं कि नहीं भी पड़ सकते, तो उसके लिए बहुत एक टेक्निकल डेफिनेशन, बहुत बारीक सी डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें। ए और बी को हम पढ़ते हैं। ए पॉइंट, अब मैं जिस को कहूँ उसको डब्बे में मार्क करते जाना। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, बॉक्स में मार्क करो पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब जब बोलूँ तब अंडरलाइन करो, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, अंडरलाइन करो पास्ट इवेंट, and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. Box में mark करो uncertain future events. Not wholly within the control of the entities. तो भाई contingent liability क्या है? Possible obligation due to past event. पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पॉसिबल है कि ऑब्लिगेशन, दो टर्म हम पढ़ेंगे, एक है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और एक है पॉसिबल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पैसा देना बनता है, पता है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन पैसा देना पड़ सकता है, दोनों में फर्क है। एक मेरे से किसी का पड़ा हुआ सबने देख लिया, अब मेरे को उसको बदलने देना ही पड़ेगा, ये क्या है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन, मैं बड़ा करके आप लोग जिन्हें देख लिया होगा तो पैसा देना पड़ सकता है, कुछ सीसीटीवी कैमरा होगा तो पैसा देना पड़ सकता है। तो पास्ट इवेंट क्या है, मैंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, और अब पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, सब पॉसिबल। कैसे पता पड़ेगा? बेस्ड ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। मर्डर तो हो गया ना, अब पैसा देना है ना देना किससे पता पड़ेगा? सर फ्यूचर में कोई इवेंट हुआ तो, फ्यूचर में क्या इवेंट हुआ कि मेरे ऊपर केस हुआ तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो फ्यूचर इवेंट है, वो जो केस है, वो मेरे हाथ में कभी नहीं, मेरे कंट्रोल में कभी नहीं, तो फिर ये क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी तो बहुत बारीक है, बहुत बारीक। अगला वाला डेफिनेशन पढ़ते ही पहले वाले में कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो पॉसिबल ऑब्लिगेशन किसकी वजह से है? पास्ट की वजह से। पॉसिबल ऑब्लिगेशन किसकी वजह से? पास्ट की वजह से। उसका कंफर्मेशन, उस वो तो पॉसिबल है ना ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब आपका दायित्व, मतलब पैसे देने की लायबिलिटी, वो पॉसिबल है, प्रेजेंट नहीं, कंफर्म नहीं, अभी तो पॉसिबल है। कंफर्म कब होगी? फ्यूचर के इवेंट से, जिसका होना ना होना अभी कंफर्म नहीं है, मेरे हाथ में तो कभी नहीं। तो फिर ये क्या है? कंटीजेंट है, क्योंकि पास्ट का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी का आप क्या करोगे? सिर्फ इसको डिस्क्लोज करो। लायबिलिटी प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी का फर्क समझते हो ना? लायबिलिटी प्रोविजन, कंटीजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी पैसे दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं ये पता है तो लायबिलिटी।
प्रोविजन इन अ ब्रॉडर सेंस, पैसे देने हैं पर कितने देने हैं एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन एस्टिमेट अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बना लो, प्रोविजन बना लो। जैसे फ्यूचर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अपन बनाते हैं, सर पता है देने तो पड़ेंगे, मतलब नुकसान तो होगा ही होगा, कितना होगा एग्जैक्ट पता नहीं पर अंदाजा लगा सकते हो। हाँ सर, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस जितना हर साल डूबता है अपन अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या बनाओ, प्रोविजन। अब क्या करें सर, पैसे देने के ना देने कब पता पड़ेगा, फ्यूचर में, लेकिन वो जो पैसे देने पड़ेंगे वो किसकी वजह से देने पड़ेंगे, ऐसे इवेंट की वजह से जो ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या है, कंटिन्यू। ठीक है, क्लियर। तो अगली वाली डेफिनेशन पे स्टार्ट करूंगा। अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अब क्या आ गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पैसे देने तो पड़ेंगे, ठीक है। दैट अराइजेस फ्रॉम, वापस से किससे, पास्ट इवेंट से, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टू द पास्ट में इवेंट भी हो चुका है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन भी आ चुका है, मतलब मान लो मर्डर भी हो चुका है, तो केस भी हो चुका है, एफआईआर फाइल हो चुकी है। अब आप कोशिश कर दो ये एफआईआर अंदर खत्म हो जाए, हमें पैसे देने ही ना, तो आप अपनी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करते। क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते, उसके दो रीजन है। पहला, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, अंडरलाइन करो, नॉट प्रोबेबल, फिर डबल मार्क करो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज will be required to settle the obligation. सर एफआईआर तो हो चुकी है, पर मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरी पुलिस में इतनी जान पहचान कि एफआईआर कहाँ गायब हो जाएगी पता ही नहीं। तो मैं इस बात में फॉर्म हूँ कि जो आउटफ्लो है ना, मुझे जो पैसे देने पड़ेंगे वो नहीं देने पड़ेंगे, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि मुझे पैसे देने पड़े, तो फिर मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो भी ये क्या है, कंटिंजेंट है। आप डिस्क्लोज कर लो भैया आपसे मर्डर हो चुका है और एफआईआर भी हो चुकी है, पर आपको ऐसा लगता है पैसे देने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, और नहीं सर पैसे देने की नौबत तो आएगी, पर कितनी आएगी ये आप एस्टिमेटिंग लगा सकते हो, रोज रोज मर्डर थोड़ी करते हो, पता थोड़ी कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर सेकंड पॉइंट, अ रिलायबल एस्टिमेट, द मार्क टू रिलायबल एस्टिमेट of the amount of obligation cannot be made. The mark for reliable estimate underline करो cannot be made. तो वो क्या बोल रहा हूँ, उसने बोला पास्ट में इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, क्या आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे होगा, ऑब्लिगेशन किस पे डिपेंड होगा, फ्यूचर इवेंट देने पड़ेंगे कि नहीं देने, तो ये कंटिन्यू, क्योंकि अभी तो ऑब्लिगेशन आएगा कि नहीं आएगा ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है तो फिर ये कंटिन्यूट तो है, देने पड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट, पास्ट इवेंट की वजह से पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंट है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन तो है, पर मैं ये नहीं समझता हूँ, पहला पॉइंट, पर मैं ये नहीं समझता हूँ कि पैसे देने पड़ेंगे। मैं मानता हूँ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो भी ये कंटिजेंट, देने पड़ गए तो तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ भी नहीं होता, प्रूडेंस कंसेंट बता तो दो नहीं सर, आप ये मानते हो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, आउटफ्लो भी रिक्वायर्ड है, लेकिन कितना रिक्वायर्ड है मैं एस्टिमेट ही नहीं लगा सकता। अगर अंदाजा लगा सकते हो 5% 10% बेस्ड ऑन मार्केट ट्रेंड या फ्यूचर इवेंट्स या पास्ट इवेंट्स या पास्ट एक्सपीरियंस, आप अंदाजा लगा सकते हो तो लगाओ अंदाजा, और क्या बनाओ, प्रोविजन बनाओ। लेकिन यार अगर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम हो रहा है, आउट ऑफ द ब्लू है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर इस केस में क्या बनाओ आप, कंटिजेंट लायबिलिटी। इसके लिए हमने एक चार्ट डिसीजन ट्री बोलेंगे, कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, उसमें क्या नहीं सर प्रेजेंट तो फिलहाल तो फिर क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल तो अगर पॉसिबल है तो क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, वो कहता है यस सर, उसके चांसेस कैसे, रिमोट है कि नहीं, रिमोट मतलब कि आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज लगेगा, इसका दूर दूर तक कोई इंडिकेशन नहीं, मतलब मैं ये मान रहा हूँ पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं जाएंगे, कुछ पे करने का नौबत नहीं आएगी, उसके चांसेस क्या है, रिमोट है, अगर रिमोट है तो डू नथिंग, तो फिर ये कंटिजेंट भी नहीं, ठीक है। पॉसिबल प्रेजेंट होगा तो बात अलग है, पॉसिबल है
रिसोर्सेज भी नहीं जाएंगे तो फिर तो क्या करो, डू। लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं सब रिसोर्सेज तो जाएंगे, आप और उसके चांसेस क्या है, रिमोट नहीं नहीं सब जाएंगे, तो फिर आप क्या करो, कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। यस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड है, आप कह रहे हो नहीं सर चार्जेस उसके क्या है, रिमोट है, तो फिर डिस्क्लोज करो, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आ गई, कंटिजेंट तो मानना ही पड़ेगा, भले आप रिसोर्स चाहेंगे ना। तो देखो फर्क समझो प्रेजेंट में और पॉसिबल में फर्क समझो। यहाँ पे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज जाएंगे तो अभी क्या करना है आपको, कंटिजेंट को। यहाँ पे तो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं जाएंगे तो भी कंटिजेंट मानना है, क्योंकि ऑब्लिगेशन क्या आ गई, प्रेजेंट आ गई। समझ में आया, दोनों में फर्क समझ में आया। अगर अभी पैसे दे रहे हैं तो भले ही आपका आउटफ्लो जाए कि ना जाए, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन अभी से है ना, तो डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, कंटिजेंट तो मानना है। लेकिन सर अभी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पॉसिबल में आ सकती है, फ्यूचर में आ सकती है, तो फ्यूचर में आ सकती है और पैसे भी देने पड़ सकते हैं क्या, आप कह रहे हो यस तो डिस्क्लोज। नहीं सर फ्यूचर में ऑब्लिगेशन तो आ सकती है, लेकिन पैसे देने की नौबत तो कभी नहीं आएगी, पैसे देने की नौबत नहीं आएगी तो जयराम जी की कर दो, डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, अब अगर आप कहते हो नहीं सर पैसे भी देने पड़ेंगे, और अगर देने पड़ेंगे तो क्या उसका रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हो क्या, अगर रिलायबल एस्टिमेट लगा सकते हो कितने देने पड़ेंगे, तो फिर तो क्या बना लो बच्चों, प्रोविजन ही बना लो, क्योंकि ऑब्लिगेशन भी हाल फिलहाल में है, आप कह रहे हो रिसोर्सेज भी जाएंगे और उसका अंदाजा भी लग सकता है, तो फिर कोई प्रोविजन ही बनेगा। आपको पता है पैसे देने पड़ेंगे और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आपको पता है पैसे देने पड़ेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे ये भी पता लगा सकते हो आप, तो फिर तो प्रोविजन ही बनाओ, और प्रोविजन बनाओगे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में से चार्ज करोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, पैसा भी जाएगा, लेकिन कितना जाएगा मैं पता ही नहीं लगा सकता, रिलायबल एस्टिमेट में पता नहीं लगा सकता हूँ, फिर वापस से कहाँ जाओ बच्चों, कंटिजेंट लायबिलिटी। समझ में आया? अब इसमें से मेरे मन में एक और चार्ट निकाले अपन लायबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो रिसोर्सेज भी है, और वो रिसोर्सेज एग्जैक्ट कितने हैं ये भी हमें पता है, कितना पैसा एग्जैक्टली देना है ये भी मुझे पता है, तो फिर वो क्या है, लायबिलिटी। समझ में आया? मैंने हर्षित से पैसे उधार ले लिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि लौटाने, कितने लौटाने ये भी पता है मुझे, ब्याज के साथ लौटाने ये भी कैलकुलेशन हो सकता है, तो ऑब्लिगेशन भी है, पैसा भी जाएगा, कितना जाएगा एग्जैक्ट नंबर्स में पता है, तो फिर वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। लेकिन कितना जाएगा एग्जैक्ट नंबर में पता नहीं है, तो क्या अंदाजा लगा सकते हो, हाँ तो प्रोविजन। नहीं सर अंदाजा नहीं लगा सकते, तो फिर वो क्या है, कंटिजेंट लायबिलिटी। क्लियर है, समझ में आया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में 3 पार्ट होते हैं, ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, कितना देना है एग्जैक्ट पता है, लायबिलिटी, कितना देना है एग्जैक्ट पता नहीं है, एस्टिमेट लग सकता है, प्रोविजन। नहीं सर कितना देना है एस्टिमेट भी नहीं लग सकता, तो फिर ये क्या है, कंटिजेंट है। अब सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन आउटफ्लो कंफर्म नहीं है जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफर्म नहीं है तो भी क्या आ गया, ये कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है सर, अब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, ऑब्लिगेशन ही क्या है, पॉसिबल है, फिर आप कहते हो आउटफ्लो जाएगा क्या, हाँ सर आउटफ्लो भी जाएगा, अगर ऑब्लिगेशन आ गया तो आउटफ्लो भी जाएगा, तो फिर क्या है, कंटिजेंट। पॉसिबल है तो सही, पर आउटफ्लो जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी कंफर्म नहीं है सर, तो फिर वो क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, फिर तो फ्यूचर में तो ऐसे इवेंट बहुत सारे होते रहेंगे, हमें पता ही नहीं पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, फिर तो जयराम जी भी कर दो। तो ये कैसे होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं बस, ये हमारे खिलाफ कोई केस चल रहा है और हमारा वकील कह रहा है टेंशन मतलब हम तो जीत जाएंगे बिंदास, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। इसका मतलब पास्ट इवेंट तो हो गया, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कुछ भी नहीं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन पॉसिबल हो सकती है क्या, तो वकील मना कर रहा है तो नहीं है, कुछ पैसे देने की जरूरत पर नहीं पड़ेगी, तो फिर ये क्या है, कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। बाद में वो कहे यार हार भी सकते, लेकिन कितने पैसे लगेंगे, पैसे वैसे तो नहीं लगेंगे, कुछ और कोई हमारे ऊपर फाउंडेशन आ सकता है, तो फिर से ये क्या है, पैसे नहीं लगेंगे ना, तो लायबिलिटी बताने की जरूरत है। सर हाँ सर पैसे देने पड़ेंगे, हाँ सर देने भी पड़ सकते, कितने पता नहीं सर, पता नहीं लगा सकते कितने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन देने तो पड़ेंगे।
तो फिर क्या है, कंटिन्यू। ठीक है, फिर पैसे भी देने पड़ेंगे, कितने, लगभग 10 लाख को देने पड़ेगा। तो फिर क्या बनाएंगे, प्रोविजन। ठीक है, और अगर आप ये कहते हो कि सर 10 लाख ही देने पड़ेंगे, तो फिर क्या है, तो अब तो बस डिसीजन आने वाला ही है, और डिसीजन हमें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे हम मारेंगे, तो फिर ये क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, पेज नंबर 1.72 रीड कर लो। आप लोगों ने रीड किया तो उसमें कोई नई बात लिखिएगा, सारी वही बातें जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसको खत्म करते हैं। वापस से भी क्वेश्चन आपको पढ़ के आते हैं और डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैं क्लास में कवर नहीं करवाना चाहता, बहुत टाइम जाता है। आप घर पे 10 मिनट भी दोगे ना तो काफी है, ओनली एंड ओनली 10 मिनट। ये चार्ट आप लोग बनाओ, ठीक है, आपकी बुक में कहीं ना कहीं जहाँ भी एम्प्टी स्पेस हो चैप्टर के आसपास, वहाँ पे आप ये चार्ट बनाओ जल्दी से, या फिर अभी फोटो ले लो, आपकी बुक में डाल देंगे। जल्दी फोटो ले लो क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा। चलो नेक्स्ट चैप्टर, वीडियो ऑन है ना? नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी, बहुत 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 तल्लू में कर रहे हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब वेरियस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड मेथड्स अलग अलग होते हैं जो आपको चॉइस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं अपन, आपके इन्वेंटरी वैल्यूएशन में ही कितने सारे मेथड होते हैं, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज, तो आपके पास एक चॉइस आ गया। देन डेप्रिसिएशन में कितने सारे मेथड होते हैं, कि SLM, WDV, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, मशीन आर्म मेथड, एन्युटी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, बहुत सारे तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपके पास वापस से क्या एक चॉइस आ गई। E1 अकाउंटिंग की बेसिक से आपको चॉइस प्रोवाइड कर देती है कि अप्रूवल बेसिस पे करोगे कि कैश बेसिस पे करोगे। एंड रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट आपको बहुत बार अकाउंटिंग चॉइसेस प्रोवाइड कर देता है। वो यूं कहता है कि जब तक सर्टेनिटी नहीं आती तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। देन हमने पढ़ा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उसमें भी कैजुअली, फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली। तो आपके पास बहुत अकाउंटिंग करते समय बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आएंगे जब आपको कोई चॉइस बनानी पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि आपको जो चॉइस बनेगी वो हमेशा क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी। और कोई सी भी चॉइस, कोई सा भी ऑप्शन अगर मुझे कंसिस्टेंट रखता है तो वो मेरे लिए क्या बन गया, अकाउंटिंग पॉलिसी। समझे क्या? वो मेरे लिए क्या बन गया, अकाउंटिंग पॉलिसी। कोई डिसीजन, पॉलिसी वर्ड का मतलब समझा रहा हूं, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब, पॉलिसी वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब कोई डिसीजन आपको रूटीन में बार बार लेना पड़े और वो डिसीजन अगर आपके मूड से और सर्कमस्टेंसेस से डिफर होता है, तो एक सिस्टमैटिक डिसीजन लेने के लिए हम सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। समझ रहा है? कोई एक सिचुएशन जो बार बार अराइज होगी, बार बार हमें उसके ऊपर क्या लेना पड़ता है, बेनिफिट डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन मेकिंग में इजी हो जाए और यूनिफॉर्म हो जाए, एक जैसी हो जाए, इसमें मैंने क्या बना दिया, पॉलिसी। समझे? एग्जाम्पल के बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि आप प्लीज हमारी फीस में डिस्काउंट। अब मान लो शब्बीर सर का मूड अच्छा है तो डिस्काउंट देंगे, और वो अपनी बीवी से या मम्मी से लड़के हैं तो वो मना कर, तो कोई खुश हो गया, कोई नाराज हो गया। अब ये डिसीजन तो बार बार लेना पड़ता है, तो हमने पॉलिसी बनाई, नो डिस्काउंट, साफ मना करते, कोई डिस्काउंट नहीं, ताकि अब डिसीजन जो हो क्या होता है, यूनिफॉर्म। तो ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी की, कि FIFO अपनाए कि LIFO अपनाए, SLM अपनाए कि WDV अपनाए। ये कह रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसी आप कोई सी भी अपनाओ, अब जो भी अलाउड है, अगर 3 मेथड हमने सिखाए आपको तो 3 में से तीनों तो अप्लाई कर नहीं सकते, एक ही अप्लाई करोगे, तो कौन सा अप्लाई करना चाहिए, इसका डिसीजन 3 चीजों पे बेस्ड होना चाहिए। पहला है प्रूडेंस, दूसरा है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा है मटीरियलिटी। प्रूडेंस मतलब जो भी पॉलिसी आप बनाओ वो सेफ साइड पे होनी चाहिए, किसी को मिसलीड नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर के प्रॉफिट लोग चीजों को ओवर एस्टिमेट करके नहीं बतानी चाहिए।
अगर कोई दो पॉलिसी है, एक में वैल्यूएशन अपवर्ड जा रहा है जिसका आपको प्रॉफिट शो हो रहा है, एक में वैल्यूएशन डाउनवर्ड जा रहा है जिसमें आपका प्रॉफिट थोड़ा कम शो हो रहा है, तो कौन सी वाली चूज करना? डाउनवर्ड वाली, जिससे प्रॉफिट थोड़ा कम शो हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर के प्रॉफिट्स, प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? प्रूडेंस मतलब समझदारी, समझदारी मतलब सेफ सेट। हमने बहुत एग्जांपल यही से हिस्ट्री बन चुका है, वो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा कि भाई सब जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको नहीं भी बताओगे तो चलेगा, लेकिन बुरी बातें हैं उनको तो पहले आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। तो पॉलिसी ऐसी बनाओ जिसमें सारी बुरी बातें निकल के आए, अच्छी बातें रह भी जाए तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब उसकी लीगैलिटी कुछ भी हो, एक्चुअलिटी रियलिटी जो होनी चाहिए वही शो होनी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, एक असेट, एक्चुअली में ये जो असेट है इसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है, पर आप एसएलएफ नहीं लगा सकते क्योंकि सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी, तो रियलिटी किस में शो होगी? डब्ल्यूडीई में शो होगी ना, तो आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? डब्ल्यूडीई ही सेलेक्ट करना चाहिए। क्लियर? देन है इसका मटेरियलिटी। कोई बात नहीं सर, अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है तो फिर आप अपनी सब चीजों को क्या कर सकते हो? इग्नोर कर सकते हो। और अगर मटेरियल है फिर तो अच्छा हो फिर बुरा हो, हर चीज प्रॉपर्ली आपको वहां पे शो करनी ही पड़ेगी। तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज इन तीन फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बननी चाहिए। उसमें प्रूडेंस होना चाहिए, उसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए और उसमें मटेरियलिटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजों को हाइड ना करना। क्लियर? ये तीन एस्पेक्ट आपको याद रखने के उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिसीजन। फिर आता है कि सर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हम कब चेंज कर सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है आपका पेज नंबर 1.76, मोर टू एंड फेयर व्यू एंड बाउंडेड बाय लॉ। शायद ये आपने से किसी ने समझाया था, पूरा समझाया था नवीन? आपने समझाया था कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में समझाया था नहीं आपने कि आपने जो पॉलिसी एक बार डिसाइड कर ली वो पॉलिसी आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी है, पर क्या आप उस पॉलिसी में चेंज ला सकते हो क्या? इन टू सिचुएशन। नवनीत ने उसको 3 करके सिखाया था क्योंकि कुछ बुक्स में वो 3 करके होता है, मैं उसको 2 कर देता हूँ। कैसे? इन्होंने जो 3 पॉइंट बोले थे, पहला बोला था कि एएस ने रिकमेंड किया हो आपको तो चेंज करना ही पड़ेगा, किसी लॉ ने रिकमेंड किया हो तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों को मर्ज करके बोलता हूँ बाउंडेड बाय लॉ। बाउंडेड बाय लॉ मतलब एएस भी हमारे लिए क्या है? लॉ ही है। तो और कोई एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, तो वो भी लॉ ही है। तो किसी कानून में लिख दिया गया कि आप जो पॉलिसी अपनाते हो वो सही नहीं है, अब जो भी ये पॉलिसी अपनाता है उसको स्विच करके दूसरी वाली पॉलिसी में आना पड़ेगा। एग्जाम्पल डब्ल्यूडी, कंपनीज एक्ट भी बोलता है डब्ल्यूडीवी और इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है डब्ल्यूडीवी, पर मैं चलाना था एसएलएम तो उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं चला सकते एसएलएम, आपको क्या चलाना पड़ेगा? डब्ल्यूडीवी ही चलाना पड़ेगा। तो भाई साहब फिर क्या चलाएंगे? डब्ल्यूडीवी में हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाउंडेड बाय लॉ। दूसरा है मोर ट्रू एंड फेयर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाली बात आ गई ना, तो वो मैंने फीफो और डीफो का एग्जांपल लेके समझाया था कि मैं सीमेंट का व्यापारी हूं, एक ही गोडाउन है, गेट एक ही है, तो जब माल आता है यहाँ कॉर्नर से भरना चालू करते हैं, और जब निकालना होता है तो उठ के थोड़ी जाते हैं वहां तक कूद के, निकालते तो यहीं से। तो जो लेटेस्ट आया होगा वही सबसे पहले क्या होगा? डिस्पैच होगा। तो ये क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, डीफो है, ठीक है। लेकिन फिर अब मैंने एक गेट और बनवा लिया, तो अब माल आता है कॉर्नर से बढ़ना चालू करते यहाँ से बढ़ते हैं, और इस वाले गेट से हम क्या करते हैं? डिस्पैच करते। अब एक और गेट बनाने से मेथड कौन सा अप्लाई है? ज्यादा बेटर कौन सा है कि जो फर्स्ट दिन आया होगा वही फर्स्ट आउट गया होगा। तो यार आप बरसों से लिखो चला रहे हो, लेकिन अब नया गेट आ चुका है, तो मोर टू एंड फ्रो भी किस पे आएगा? लिखो के बदले लिखो में आएगा, तो फिर आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्विच करते हो तो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हमने फंडामेंटल बेसिक अजम्पशंस में भी पढ़ा था। वो किसका पॉइंट था? बेसिक अजम्पशन वाला 3 पॉइंट। ये 3 कंसेप्ट बेसिक अजम्पशंस में आते हैं, गोइंग कंसर्न, अप्रूवल और कंसिस्टेंसी। तो ये 3 चीज तो आपने अलग करना है। वैल्यूएशन क्राइटेरिया, चलो जिसके बाद भी हो, हम उन्होंने एक्सप्लेन किया तो बच्चे अच्छे हैं कि ये 3 एस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो हर कोई अज्यूम करता है कि फॉलो हुए ही हुए होंगे, नहीं हुए हैं तो आपको फिर डिस्क्लोज करना है। तो उसमें से क्या आता है? कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली आप अप्लाई कर रहे हो, ये सब मानते हैं। हाँ, अगर आप स्विच कर रहे हो तो फिर आपको ये बात इन बोल्ड लेटर्स
आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि आपने स्विच किया तो क्यों किया, बाउंडेड बाय लॉ था या मोर ट्रू एंड फेयर व्यू था। बाउंडेड बाय लॉ था तो उस बैंक का नाम भी तो इन्होंने मना कर दिया आपसे, और अगर मोर ट्रू एंड फेयर व्यू है तो वो कैसे है वो भी जजमेंट बताना पड़ेगा कि भाई पहले एक ही गेट था, दूसरा गेट हो गया तो फीफो के बदले में क्या, लीफो के बदले में फीफो ही आना पड़ेगा, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस आप लोग करके आओगे, इसमें से भी ये दो बातें याद होंगी, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं होगा। पहला, आपके पेज नंबर 1.75 में सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो फ्लो चार्ट बना हुआ है वो प्रूडेंस, सक्सेस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी, और दूसरा चेंजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज में ए और बी पॉइंट जो लिखा हुआ है वो। क्वेश्चन सारे ही पढ़ोगे, ट्रू एंड फॉल्स भी पढ़ोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पढ़ोगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे। अगला होता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। बहुत सारी बार अकाउंटिंग करते समय हमें चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, वैल्यू करना पड़ता है, ये हम कल पढ़ेंगे, मोस्टली कल, और ज़्यादा से ज़्यादा परसों हमारा ये थ्योरी पूरे कंप्लीट हो जाएगा।